इंडिया को कई तरीकों से देखा जाता है। एक तरफ है नॉर्थ इंडिया, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है और पॉलिटिक्स हर दिन नेशनल हेडलाइंस में होता है। और दूसरी तरफ है साउथ इंडिया, जहां इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जहां बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां लिटरेसी और हेल्थ केयर भी काफी आगे निकल चुका है। लेकिन एक ही कंट्री में इतना बड़ा डिफरेंस होने की वजह क्या है? क्यों केरला का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स सालों से बेसिक एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों तमिलनाडु में 1965 के एंटी हिंदी प्रोटेस्ट ने पूरी स्टेट की पॉलिटिक्स ही बदल कर रख दी? और क्यों नॉर्थ इंडिया नेशनल पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन साउथ इंडिया डेवलपमेंट और इकोनॉमी में सबसे आगे रहता है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके ये वीडियोस प्रोड्यूस करती है, तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब सबसे बड़ा सवाल है, ये दोनों रीजन्स एक ही देश का हिस्सा होकर भी दो अलग दुनियाओं जैसे क्यों लगते हैं? चलिए समझते हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया को उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और रिफॉर्म्स के जरिए। इस डिफरेंस की शुरुआत होती है इंडिया की ज्योग्राफी से। अगर हम इंडिया को देखें तो नॉर्थ में है हिमालयाज, उसके नीचे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और उसके और नीचे डेक्कन प्लाटू, जो साउथ इंडिया के पहाड़ भी माने जाते हैं। बीच में विंध्या माउंटेन रेंज है और साउथ इंडिया तीनों तरफ से अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। इस ज्योग्राफी ने इंडिया के अलग अलग रीजन्स को अलग अलग डायरेक्शन में पुश किया, जिससे आने वाले हजारों सालों का ब्लूप्रिंट सेट हुआ। वहीं ज्यादातर नॉर्थ इंडिया का हिस्सा खुले प्लेन्स जैसा है, उपजाऊ मिट्टी है, बड़ी नदियां हैं, खेती और बहुत सारी पॉपुलेशन। और इसी वजह से यह मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जैसे कई बड़े साम्राज्य खड़े हो पाए हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ज्यादातर बड़े लैंड इन्वेजन्स इंडिया में नॉर्थ वेस्ट रूट से ही आए हैं, आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से। इसका एक बड़ा रीजन है कि हिमालयाज ने इंडिया को नॉर्थ साइड से नेचुरल प्रोटेक्शन दी है, जबकि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अंदर आना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था, खासकर खैबर पास जैसे रास्तों के जरिए। इसी रूट से 6th सेंचुरी बीसी में पर्शियन आए, फिर अलेक्जेंडर आया, उसके बाद हन्स आए, तर्क्स आए, मुगल्स आए और कई सेंट्रल एशियन पावर भारत तक आ पहुंची। नॉर्थ इंडिया में बार बार वॉर्स होती रही हैं, साम्राज्य बदलते रहे हैं, सत्ता बदलती रही है, लेकिन इसी कांस्टेंट मूवमेंट और इंटरेक्शन की वजह से नॉर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया, पर्शिया और बाकी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो पाया। नए ट्रेड रूट्स बने, नए आइडियाज आए और अलग अलग कल्चर्स मिक्स होने लगे। पर्शियन इन्फ्लुएंस, अरेबिक वोकैबुलरी और लोकल लैंग्वेजेस जैसे खारी बोली, ब्रिज और हिंदवी के मिक्स से उर्दू डेवलप हुई और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बनता गया। लेकिन साउथ इंडिया की ज्योग्राफी काफी डिफरेंट थी। यहाँ विंध्या रेंजेस, घने जंगल और डेक्कन प्लेटू जैसे नेचुरल बैरियर थे, जिसकी वजह से साउथ इंडिया कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोटेक्टेड रहा और यहाँ के किंगडम्स ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाए। इसी वजह से चोलास, चेरास, पांड्यास, सत्यवाहनास और बाद में विजयनगर एम्पायर जैसे पावरफुल सर्दर्न किंगडम्स उभर कर आए। स्पेशली चोला एम्पायर, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अपने पीक पर था, उसने सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि सर्दर्न एशिया तक अपना इन्फ्लुएंस बनाया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि साउथ इंडिया में वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। बहामनी सल्तनत, डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच भी बड़े पावर स्ट्रगल्स दिखाई दिए। बाद में मुगल एम्पायर भी दक्कन तक पहुंच गया। लेकिन नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया के रीजन्स में लोकल किंगडम्स और रीजनल आइडेंटिटी ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाई और साउथ इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। तीनों तरफ समुद्र से घिरे होने की वजह से रोमन्स, अरब मर्चेंट्स और सर्दर्न एशिया के साथ एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, जबकि नॉर्थ इंडिया बार बार लैंड इन्वेजन्स फेस कर रहा था। 1st सेंचुरी सी तक रोमन शिप्स मुजरिस जैसे साउथ इंडियन पोर्ट्स तक रेगुलरली पहुंच रहे थे। ब्लैक पेपर, कार्डमम
और दूसरे स्पाइसेस का ट्रेड साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना रहा था। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। जिस समुद्री एक्सेस ने साउथ इंडिया को प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड दी, उसी रूट के जरिए 1498 में वास्को डी गामा केरला के कालीकट कोस्ट पर पहुंचा और फिर पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच और उसके बाद ब्रिटिश ट्रेडर्स भी इंडिया तक आने लगे। यानी साउथ इंडिया का समुद्री लोकेशन उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी था और बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बना। और धीरे धीरे इन डिफरेंसेस का असर ट्रेड, पैसा, पॉलिटिक्स और लोगों के लाइफस्टाइल पर दिखने लगा। और इसी वजह से इंडिया एक कंट्री बनने से पहले अलग अलग डायरेक्शंस में डेवलप हो चुका था। अब असली टर्निंग पॉइंट आया इंडिपेंडेंस के बाद। 1947 में इंडिया आजाद हो चुका था, लेकिन उस वक्त इंडिया आज वाले इंडिया से बिल्कुल अलग था। देश बहुत गरीब था, लिटरेसी बहुत लो थी, हेल्थ केयर वीक था और इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी। और पार्टीशन के बाद नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा रिफ्यूजी क्राइसिस और कम्युनल वायलेंस फेस कर रहा था। इंडिया को ऑलमोस्ट जीरो से खुद को रीबिल्ड करना था। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात थी, सारे स्टेट्स की स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट थी और ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ रीजन्स ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुके थे, स्पेशली कोस्टल सिटीज जैसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। यहाँ पोर्ट्स बने, रेलवेज आई और यूनिवर्सिटीज भी बनी और ब्यूरोक्रेसी कंपैरेटिवली पहले डेवलप हुई। ट्रेवेनकोर जैसे प्रिंसली स्टेट्स एजुकेशन और हेल्थ केयर पर भी कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस कर रहे थे। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के कई रीजन्स ज्यादातर खेती पर डिपेंडेंट थे। पॉपुलेशन हाई थी, लिटरेसी लो थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक था। कई जगहों पर जमीन और खेती का कंट्रोल कुछ बड़े जमींदारों के हाथ में था। लेकिन असली डिफरेंस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आया, बल्कि असली डिफरेंस आया सोशल रिफॉर्म से। साउथ इंडिया के कई रीजन्स में कास्ट हिरार्की और सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाई गईं। 1924 का व्याकोम सत्याग्रह हुआ, पेरियार का सेल्फ मूवमेंट आया, नारायण गुरु के रिफॉर्म्स हुए। इन मूवमेंट्स ने एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन का एक्सेस वाइडन करना शुरू किया और जो कम्युनिटीज पहले सिस्टम से बाहर थी, धीरे धीरे उन्हें भी अंदर लाया गया। और यहीं से साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। पहले सोशल रिफॉर्म्स आए और उन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट तेजी से ग्रो होने लगा। 1951 में इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 18% के आसपास था। उसी वक्त ट्रेवेनकोर कोची रीजन, जो बाद में केरला बना, वहाँ लिटरेसी रेट 47% तक पहुंच चुका था। वहीं बिहार में उस वक्त लिटरेसी रेट सिर्फ 13% पे था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा डिफरेंस है। और ये सारी प्रोग्रेस अचानक से शुरू नहीं हुई थी। ट्रेवेनकोर के रूलर्स ने 1817 में ही प्राइमरी एजुकेशन को स्टेट प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दिया था। यानी साउथ इंडिया के कुछ रीजन्स एजुकेशन पर काफी पहले से इन्वेस्ट कर चुके थे। फिर आया एक और मेजर टर्निंग पॉइंट, विमेन्स एजुकेशन। डेवलपमेंट तब एक्सेलरेट हुआ जब महिलाएं भी एजुकेशन और वर्क फोर्स में मेजर पार्ट लेने लगी। 1951 में जब इंडिया की फीमेल लिटरेसी सिर्फ 9% थी, तब ट्रेवेनकोर कोची में फीमेल लिटरेसी ऑलरेडी 47% के आसपास थी। और विमेन्स एजुकेशन का असर सिर्फ स्कूल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ, फैमिली साइज छोटे होने लगे और धीरे धीरे साउथ इंडिया के कई स्टेट्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव करने लगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन अभी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसका डायरेक्ट प्रेशर स्कूल्स, जॉब्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट सिस्टम पर पड़ने लगा। और इसी दौरान नॉर्थ इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। 1960 में इंडिया फूड शॉर्टेज और फेमिनिन्स फेस कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान और एमएस स्वामीनाथन की हाई यील्ड व्हीट वेराइटीज ने इंडिया को फूड क्राइसिस से बाहर निकालने में मेजर रोल प्ले किया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इंडिया की फूड सिक्योरिटी बैकबोन बन गए और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित हुआ। देश फूड क्राइसिस से बाहर निकला, लेकिन इस पीरियड में इंडिया का फोकस सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन और सर्वाइवल पे था और साउथ इंडिया के कंपैरिजन में इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पर उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। और फिर आया 1991 और अब इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह बदलने वाली थी। इस टाइम तक इंडिया एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो चुके थे कि इंडिया के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का इंपोर्ट बचा था। इंडिया को अपना गोल्ड तक फॉरेन बैंक्स में गिरवी रखना पड़ गया। अब इंडिया के पास इकोनॉमी को चेंज करने के अलावा कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे और इसीलिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पर कई बड़े कंट्रोल्स कम करने शुरू किए।
जिससे प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा फ्रीडम मिले और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे और पहली बार इंडिया अग्रेसिवली ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट होने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी थी, लिबरलाइजेशन ने सबको एक जैसा फायदा नहीं पहुंचाया। उसने उन स्टेट्स को ज्यादा रिवॉर्ड किया जो पहले से प्रिपेयर्ड थे और यहीं से साउथ इंडिया का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। साउथ इंडिया के कई स्टेट्स लिटरेसी, एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल में सालों से इन्वेस्ट कर चुके थे और तमिलनाडु इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। 1950 से 60 में कामराज गवर्नमेंट ने स्कूल एक्सपेंशन एग्रेसिवली पुश किया। फिर 1980 में एमजीआर ने मिड डे मील स्कीम को लार्ज स्केल पर प्रमोट किया, जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी स्कूल जाने लगे और धीरे धीरे स्कूल एनरोलमेंट इम्प्रूव होने लगा। विमेन्स एजुकेशन भी कंपैरेटिवली फास्ट ग्रो हुई और इसका सीधा इफेक्ट सिर्फ लिटरेसी तक लिमिटेड नहीं रहा, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबलाइज होने लगी, हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ और वर्क फोर्स क्वालिटी भी बेटर होने लगी। और इसी फाउंडेशन का इम्पैक्ट 1990 तक क्लियरली दिखने लगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स के पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, पॉलिटेक्निक्स और ग्रेजुएट्स का एक बहुत बड़ा पूल ऑलरेडी तैयार हो चुका था। ईयर 2000 से 2010 तक इंडिया की आधे से ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स सिर्फ इन 5 सदर्न स्टेट्स के पास थी। यानी जब ग्लोबलाइजेशन आया, साउथ इंडिया के पास स्किल्ड वर्कर पहले से तैयार थे और इसी दौरान बेंगलोर जैसी सिटीज का इकोसिस्टम रैपिडली ग्रो करने लगा। बेंगलोर के पास 1909 से ही IISc था, फिर HAL आया, इसरो और बेल जैसे इंजीनियरिंग और साइंस इंस्टीट्यूशन यहाँ बिल्ड हो रहे थे। और जब 1990 के एंड में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्री दुनिया भर में रैपिडली ग्रो कर रही थी, तो इंडिया के इंजीनियर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। इन्फोसिस, विप्रो और TCS जैसी कंपनीज एग्रेसिवली एक्सपैंड करने लगी और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। लेकिन साउथ इंडिया की ग्रोथ सिर्फ IT तक लिमिटेड नहीं थी। चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल हब बन रहा था। Hyundai, BMW और निसान जैसी कंपनीज तमिलनाडु में प्लांट स्टैब्लिश करने लगी थी। हैदराबाद टेक्नोलॉजी और फार्मा दोनों सेक्टर्स में अग्रेसिवली ग्रो कर रहा था। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज थी, स्टेट लेवल पॉलिटिकल डिसीजंस। चंद्रबाबू नायडू जैसे लीडर्स ने एक्टिवली अपने स्टेट्स को बिजनेस फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, जिससे हाईटेक सिटीज डेवलप हुई और ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज भी बनाई गई। ग्रोथ के लिए डेलिबरेटली पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए। और फिर नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बिहार से केरला, यूपी से बेंगलोर, झारखंड से चेन्नई, लाखों लोग जॉब की तलाश में माइग्रेट करने लगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, डिलीवरी नेटवर्क और अर्बन सर्विसेज माइग्रेंट वर्कर्स पर हेविली डिपेंड करने लगे। यानी साउथ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉर्थ इंडिया की वर्कफोर्स दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड थे। लेकिन 1991 के बाद एक चीज बहुत क्लियरली दिखने लगी। ग्लोबलाइजेशन ने उन रीजन्स को ज्यादा एडवांटेज दी जिन्होंने पहले से एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स पर ज्यादा काम किया था और इसी वजह से साउथ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे निकलने लगा। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक डिफरेंसेस बढ़ने लगे, वैसे वैसे पॉलिटिकल डिफरेंस भी ज्यादा विजिबल होने लगे। साउथ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी से आगे बढ़ रहा था। एजुकेशन, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की वजह से उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा था। और दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पॉपुलेशन थी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि नेशनल पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में उसका इन्फ्लुएंस नेचुरली ज्यादा था। और यहीं पर एक बैलेंस उभरने लगा। एक तरफ इकोनॉमिक पावर थी और दूसरी तरफ डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल पावर। और इसी के साथ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन और रीजन आइडेंटिटीज जैसे इश्यूज ज्यादा सेंसिटिव होते गए। हिंदी को लेकर कई बार डिबेट्स हुई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को डिसाइड करना था कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। हिंदी को प्रमोट करने की बात हुई, लेकिन साउथ इंडिया के कई लोगों को डर था कि अगर हिंदी नेशनल सिस्टम में डोमिनेट करेगी तो जॉब्स, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को नेचुरल एडवांटेज मिल जाएगा। और इसी टेंशन की वजह से 1965 में तमिलनाडु में बड़े एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हुए। आखिरकार इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा गया, लेकिन लैंग्वेज का ये डिबेट कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आज भी लोग इसे आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन के इशू की तरह देखते हैं। फिर कास्ट और रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स हुई, टैक्स शेयरिंग और फ्यूचर डिलिमिटेशन की डिस्कशंस चली। और इस सब के पीछे एक ही बड़ा सवाल छुपा था, इंडिया का फ्यूचर शेप करने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा, पॉपुलेशन का, इकोनॉमी का या फिर गवर्नेंस का। और इसी वजह से नॉर्थ और साउथ इंडिया का डिफरेंस सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं रहा, अब ये रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी
और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। लेकिन क्या आज के वक्त में नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? इसको थोड़ा नंबर से समझते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, यानी किस रीजन ने अपने लोगों पर कितना इन्वेस्ट किया है। अगर लिटरेसी की बात करें तो आज केरला की लिटरेसी लगभग 96.2 है, वहीं बिहार में लगभग 63% है। और ये गैप सिर्फ लिटरेसी तक लिमिटेड नहीं है, इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन में भी साउथ इंडिया का डोमिनेंस दिखाई देता है। AICT के डेटा के हिसाब से इंडिया के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी सदर्न स्टेट से आता है और इसका असर इकोनॉमी में भी दिखाई देता है। 5 सदर्न स्टेट्स मिलकर इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 20% है, लेकिन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 31% से भी ज्यादा है। वहीं यूपी, बिहार, MP और राजस्थान की पॉपुलेशन को मिलाकर 37% है, लेकिन जीडीपी में सिर्फ 21% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। पर कैपिटा इनकम का गैप भी काफी बड़ा है। इंडिया का नेशनल एवरेज रफली 2 लाख रुपए का है, लेकिन तेलंगाना में 3,88,000 है, कर्नाटक में 3,81,000 और तमिलनाडु में 3,62,000 है। और वहीं यूपी में 1,09,000 और बिहार में सिर्फ 69,000 है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस दिखाई देता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए फर्टिलिटी रेट लगभग 2.1 होना चाहिए, यानी एवरेज एक महिला को सिर्फ 2 बच्चों को जन्म देना चाहिए। लेकिन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डेटा के अकॉर्डिंग केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट लगभग 1.3 तक आ चुका है। वहीं बिहार में ये करीब 2.9 है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे कई हिंदी बेल्ट स्टेट्स भी साउथ इंडिया के कंपैरिजन में काफी ऊपर है। यानी साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ काफी स्लो हो चुकी है, जबकि नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में यंग पॉपुलेशन और वर्कफोर्स अब भी तेजी से बढ़ रही है। और इसी वजह से पॉलिटिकल पावर का सवाल और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन इवेंचुअली रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होती है। आज उत्तर प्रदेश अकेला 80 लोकसभा सीट्स भेजता है और बिहार 40। सिर्फ ये दोनों स्टेट्स मिलाकर पार्लियामेंट में उतना पॉलिटिकल वेट रखते हैं जितना कई सदर्न स्टेट्स मिलाकर भी नहीं रख पाते। और इसी वजह से पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन का डिबेट पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो वापस चलते हैं शुरू के सवाल पर, एक ही कंट्री में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? साउथ इंडिया ने एक चीज कंपैरेटिवली पहले समझ ली थी कि उसको अपने लोगों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमी खुली तो साउथ इंडिया के कई स्टेट्स ऑलरेडी उस ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रिपेयर थे और दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के पास भी अपनी ताकत थी, बड़ी पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एग्रीकल्चर और मैसिव वर्कफोर्स पावर। लेकिन हिंदी बेल्ट के कई स्टेट्स में एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पर कुछ खास काम नहीं किया गया था। नेहरू से लेके मोदी तक हर सरकार ने अपने लेवल पर काम किया, ITs बनवाई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हाईवे बने, वेलफेयर स्कीम्स आई, लेकिन ग्राउंड लेवल स्कूलिंग और ह्यूमन कैपिटल का गैप आज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और सबसे जरूरी बात है कि हम सब इस एक देश का हिस्सा हैं और हम सब इंडियंस हैं और यही हमारी पहचान है। और इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ का नहीं है, असली सवाल फेयरनेस का है। क्या इंडिया फ्यूचर में ग्रोथ और रिप्रेजेंटेशन के बीच एक फेयर बैलेंस बना पाएगा? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया में रिप्रेजेंटेशन का बेस क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन, इकोनॉमी या फिर गवर्नेंस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।